हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे, आज हम स्टडी करेंगे उसमें नॉर्मल रेसिडेंट्स को। आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आपको समझ में आ चुका है। तो जब हम नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात करते हैं, आपकी बुक में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कहता है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं आते हैं, यहाँ पर कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, सब चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती हैं। हु रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कंट्री में रहते हैं, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो यहाँ पर इन्होंने हमें दो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरलाइन करने को बोला है। पहला क्या, जो हमारी कंट्री में रिसाइड करते हैं, और दूसरा जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर लाई करता है। रिसाइड टर्म हमें आराम से समझ में आता है कि जो हमारी कंट्री में रहते हैं। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज कि रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या आ रही है कि जो वो रेसिडेंट है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जा तो रहता है, जहाँ यहाँ पे लिखा है इज़ लोकेटेड। तो ये इज़ लोकेटेड वर्ड इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को कवर अप नहीं करते हैं, हम ऑल टाइप ऑफ कंपनीज़ को भी, फर्म्स को भी कवर अप करते हैं। तो हम हर तरह की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो इंडिविजुअल है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। सेकेंड, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग्स, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भाई वो रहता तो है, बट साथ ही साथ उसको वहाँ पे रहने के साथ साथ वो वहाँ पे अर्न कर रहा हो, कमा रहा हो, पैसा खर्च भी कर रहा हो और वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर रहा हो, राइट। अगर वो ये तीनों में से कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि भी नॉर्मल रेसिडेंट की बात हुई, तो नॉर्मल रेसिडेंट में हम मान रहे हैं कि कोई भी एक जापानीज़ कंपनी ने अपना यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जापान से अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बुलाया। जब वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आए हैं तो वो विज़िट पे आए हैं। अगर वो सिर्फ विज़िट कर रहे हैं, विज़िट करके चले जाएंगे, राइट, यहाँ पे वो अर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो कमा नहीं रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, राइट। अब इसमें आप कहेंगे वैसे भी जापान का कोई है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन सकता। बन सकता है अगर वो यहाँ पे रहे, आया वहाँ से है बट वो यहाँ पे रह रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है, और यहाँ पर रहकर वो यहाँ पे अर्न भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, और यहाँ पर अपनी असेट्स भी बना रहा है, तो वो यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पार्ट है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है हमारी इकोनॉमी का, राइट। फिर इसके साथ उन्होंने बोला कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं है, राइट। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है जो सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, प्लेसेस को विज़िट करने के लिए आ रहा है, या कोई भी विज़िटर है जो किसी इमरजेंसी पर्पसेस के लिए आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, हॉलीडे पे आ रहा है, तो वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं कहलाएंगे। सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। जब एम्बेसीज ही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो क्या उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो सकते हैं? क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ पर हैं भी, लोकेटेड भी हैं हमारी कंट्री में, तब भी वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। थर्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो वैसे भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो
they would be treated as normal residents of which country? Of their international countries, of international area. तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स तो कहलाएंगे, बट हमारी कंट्री का ना होकर जहाँ को वो बिलोंग करते हैं वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स बन जाएंगे. देन फोर्थ वी कम टू एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, अगर इन्हीं कंपनीज़ में जो काम कर रहे हैं जो लोग हैं जो इंटरनेशनल एरिया को बिलोंग करते हैं, राइट, they are considered as residents of the countries to which they belong. तो वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो उसके रेसिडेंट्स कहलाए जाएंगे एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया. मतलब वो हमारे एरिया के रेसिडेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए बुक में लिखा हुआ है, एन अमेरिकन वर्किंग इन द UNO ऑफिस, विच दिस ऑफिस इज लोकेटेड इन इंडिया. नाउ दिस अमेरिकन पर्सन वुड बी called a resident of America. He will be called a normal resident of America. बल्कि वो वर्क कहाँ पे कर रहा है? इंडिया में, राइट. अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा था? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि अगर कोई इंडिया में रह रहा है, वहाँ पे खर्चा कर रहा है, वहाँ पे इनकम कर रहा है, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. तो यहाँ पर ये अपनी डेफिनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बट यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट डाउन की, उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हमें फर्स्ट कंडीशन दी थी. वो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए. बट दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है, WHO है, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है. तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, सो दिस अमेरिकन हु इज़ वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट of a country and he will not be a normal resident, right. Now I hope these two conditions, ये दोनों conditions साथ में satisfy होनी चाहिए.